है ना। तो एडवर्ब वह शब्द होता है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब वह शब्द होता है जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब वह शब्द होता है जो खुद को भी क्वालिफाई करता है। और यहां तक सीमित नहीं है। एडवर्ब वह वर्ड होता है जो नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, आई वुड रिपीट, एडवर्ब वह शब्द होता है जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन सबको मॉडिफाई करता है सिवाय इंटरजेक्शन को छोड़ के। हाँ जी, तो बचपन से हम लोगों ने एक डेफिनेशन रटी थी कि एडवर्ब का काम होता है वर्ब, एडजेक्टिव और खुद को मॉडिफाई या क्वालिफाई करना। ना जी, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि सेंटेंस में वो शब्द इस्तेमाल कैसा हुआ है। सेंटेंस के अनुसार दोस्तों एडवर्ब इंटरजेक्शन को छोड़ के पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल आरडीके इंग्लिश। दोस्तों आई होप यू ऑल आर एक्चुअली गुड। रिसेंटली एक डिग्रीज मैंने खत्म किया दोस्तों। आई होप कि आपने वो डिग्रीज के लगभग 4 वीडियोस देख लिए होंगे। अभी तक मैं क्या कंप्लीट करा चुका हूँ, थोड़ा क्विक रिवाइज में कराना चाहूंगा। सबसे पहले हम लोगों ने नाउन पढ़ा था। नाउन के लगभग 10 से 15 वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, राइट। सेकंड हमारा प्रोनाउन का चैप्टर था। प्रोनाउन पे भी लगभग 10 से 15 वीडियो डिटेल्ड मैंने अपलोडेड कर चुके हैं। अगर आप चाहो तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो दोस्तों, उन वीडियोस को देख सकते हो, राइट। एडजेक्टिव अभी रिसेंटली डिग्रीज खत्म हुई, लगभग 15 से 16 वीडियो एडजेक्टिव के ऊपर में मैं मार्क कर चुका हूँ, राइट। किन किन वेरिएशन में एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दिस वीडियो दोस्तों मैं पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करना चाहूंगा, नाउन से लेके इंटरजेक्शन तक। आप समझो सेंटेंस में उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई कर लें, राइट। तो मतलब अभी मैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताने वाला हूँ नाउन से लेके इंटरजेक्शन तक, ये और सिर्फ आप शब्दों से पहचानने लग जाओगे कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या रोल निभा रहा है, एक्चुअली वो सेंटेंस में कर क्या रहा है, राइट। तो मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा नाउन से लेके इंटरजेक्शन तक। पहले पहचानने तो लग जाओ कौन सा शब्द क्या रोल निभाता है, राइट दोस्तों। तो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ओके फाइन, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले हमारा नाउन, राइट, ओके। और फिर आता है आपका प्रोनाउन, फिर आता है आपका एडजेक्टिव, राइट। और फिर आपका आता है दोस्तों वर्ब्स, ठीक है ना। फिर आती है आपकी एडवर्ब, फिर आती है आपकी प्रेपोजिशन, देन आपका आता है दोस्तों कंजंक्शन, और लास्ट इंटरजेक्शन, राइट। तो दीज आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। इनको हम लोग मोटे मोटे तौर पे ये समझते हैं सेंटेंस में ये रोल क्या निभाते हैं। सेंटेंस में आप पहले पहचानने तो लगो पहले, राइट। डिटेल ऑलरेडी मैं एडजेक्टिव तो डाल चुका हूँ, आगे का जो वेरिएशन रहेगा उससे पहले मैं पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करना चाहूंगा, राइट। तो वन बाय वन मैं सभी को एक्सप्लेन कराना चाहूंगा। सबसे पहले हम लोग नाउन उठा लेते हैं, ठीक है दोस्तों। नाउन की बात कर लेते हैं। एक्चुअली नाउन क्या है, देखिए दुनिया का कोई भी इंग्लिश का शब्द इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से बाहर नहीं होगा, ठीक है ना। वो इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई ना कोई रोल निभा। हो सकता है वो प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब भी हो सकता है, इंटरजेक्शन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। तो इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से वो शब्द होगा, इससे बाहर नहीं होगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात करें नाउन की। तो नाउन अगर कॉमन तौर पे मैं आपसे पूछूं नाउन की डेफिनेशन क्या है, तो सभी को पता है नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल। जी हाँ, बिल्कुल ये आइडेंटिटी हम बचपन से रखते आ रहे हो, कहीं ना कहीं ये सही है, राइट। लेकिन नाउन का हम लोग और कई तरीके से दूसरी आइडेंटिटी में क्लासिफाइड कर सकते हैं, जिससे हम लोग उन नाउन को भी समझ सकते हैं जो इस डेफिनेशन में नहीं आ रहे। जी, अगर मैं कहूँ नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, तो अगर मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा दोस्तों एंगर, क्या शब्द लिखा, एंगर मतलब गुस्सा होता है, लेकिन ये भी तो नाउन होता है ना। तो ये नाउन, ना तो ये पर्सन है, ना प्लेस है, ना थिंग है, ना एनिमल है, फिर भी तो ये नाउन है। तो कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन दोस्तों हमारी अधूरी है। क्या है ये डेफिनेशन हमारी कहीं ना कहीं अधूरी है, रटा दी गई बचपन से और हम लोग रटते भी आए भली बात ही। तो एंगर भी हमारा नाउन होता है। अब दूसरी डेफिनेशन जो हमें और दी जाती है, एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। कोई भी नाम क्या कहलाता है, नाउन। फिर उसमें एंगर भी आता है, एंगर भी तो नाउन होता है लेकिन नेमिंग वर्ड में भी नहीं आता, ठीक है ना। एंगर नाउन होता है लेकिन वो नेमिंग वर्ड में एंगर, नाम है एंगर, आ सकता है, लेकिन वो इस आइडेंटिटी के माध्यम से प्रेफरेबल नहीं रहेगा, या हम लोग उसको अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं एनी नेमिंग वर्ड भी कहीं ना कहीं अधूरी होती है। तीसरी डेफिनेशन जो मैंने इजाद की है आपको बताना चाहूंगा
किस तरीके से हम लोग नाउन को और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने कहा दोस्तों, आपने आंखें खोली और जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही वो सारी नाउन है, और जिन चीज़ों को आप देख नहीं सकते हो लेकिन महसूस कर सकते हो वे भी नाउन है जी। इसमें सारे नाउन हो जाएंगे आपको। आंखों खोली और आपको जो भी चीज़ दिखाई दे रही है उसका नाम आपकी जुबान पे आएगा, तो मस्ट बी व्हाट, नाउन। मैंने मोबाइल देखा, जैसे मैंने देखा मोबाइल, जैसे मैंने देखा स्टैंड, जैसे देखा पेन, ये सब क्या है, नाउन। एंगर दिखाई नहीं दे रहा, फील हो रहा, गुस्सा नाउन है, ठीक है ना। लव नाउन है, हेट नाउन है, ब्लेसिंग नाउन है, अर्निंग्स नाउन है। सारे वो चीज़ जो दिखाई नहीं दे रही लेकिन फील होती है वो सारी क्या होती है दोस्तों, नाउन। तो चलो समझते हैं। नाउन के डेफिनेशन के तौर पे आपको मोटे मोटे तौर पे नाउन समझ में आएगा। अब ये समझते हैं कि नाउन सेंटेंस में करता क्या है। दोस्तों नाउन के दो ही काम है सेंटेंस में, या तो वो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा या फिर किसी सेंटेंस का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। याद रखना, नाउन सेंटेंस में सिर्फ दो ही काम करता है, या तो वो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा या फिर क्या होगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट होगा। कैसे, एग्जांपल से देखते हैं। मैं अगर कहता हूं राम लाइक्स सीता, राम किसको पसंद करते हैं भैया, सीता को पसंद करते हैं। अब बताओ यहाँ पर राम क्या हुआ, नाउन हुआ या नहीं, बिल्कुल हुआ सर, नाम आया है। लाइक आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, वर्ब हो जाएगी, और सीता यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में आई तो सीता भी क्या है आपकी, नाउन। तो वही मैंने बोला कि नाउन का काम होता है किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना, राइट। और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने बोला नेहा टॉक टू मोहन। नेहा किससे बात करती है, मोहन से। तो नेहा यहाँ पर क्या दोस्तों, नाउन, टॉक क्या हो जाएगी आपकी वर्ब, और मोहन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट केस में नाउन, ठीक है ना। तो वही डेफिनेशन का नाउन का काम होता है किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होना और ऑब्जेक्ट होना, ठीक है ना। समझ आएगा कि नाउन क्या काम करता है, वो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है और व्हाट, ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो उसी को हम बोलते हैं नाउन, ठीक है ना। ये दो रोल निभाता है, ये विशेष तौर पे ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा नाउन के वेरिएशन में अगर हम जाते हैं उनको बहुत सारी चीज मिलती है। कुछ कलेक्टिव नाउन होते हैं, कंपाउंड नाउन होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं, प्लूरल नाउन होते हैं। ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, सिर्फ मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये सेंटेंस में काम क्या करते हैं। समझ आ गया नाउन का काम क्या होता है, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होना और ऑब्जेक्ट होना नाउन का काम होता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ता हूँ मैं। अब मैं उठाता हूँ यहाँ पर प्रोनाउन। क्या उठाया मैंने, प्रोनाउन। दूसरा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन का काम क्या होता है, पहले प्रोनाउन की आइडेंटिटी समझ लेते हैं। प्रोनाउन सेंटेंस में एक्चुअली करता क्या है, बचपन से एक आइडेंटिटी रखी। प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड या विच इज प्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर लिखा जाता है, ठीक है ना। प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर लिखा जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। तो कहीं ना ये चीजें अधूरी मुझे लगती है। अब इसमें एक्स्ट्रा मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, प्रोनाउन के 3 काम होते हैं। हालांकि काम जो मेन होता है वो एक ही होता है, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होना और ऑब्जेक्ट होना। ये भी क्या होगा, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है और किसी सेंटेंस का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब कि प्रोनाउन को हम 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं डेफिनेशन के आधार पर, कि प्रोनाउन सेंटेंस में क्या करता है। देखो, ये भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा और ये भी किसी सेंटेंस का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। प्रोनाउन को हम लोग और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि प्रोनाउन को हम कितने तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कितने तरीके से इस्तेमाल करते हैं और कहाँ कहाँ प्रोनाउन यूज होता है। सबसे पहले जो नाउन होगा दोस्तों, नाउन सेंटेंस में बार बार रिपीट ना हो, नाउन सेंटेंस में बार बार रिपीट ना हो, उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग प्रोनाउन लगाते हैं। कैसे, एक तो ये तरीका है कि प्रोनाउन क्या करता है, प्रोनाउन काम क्या करता है, पहले ये समझ लो। प्रोनाउन का काम क्या होता है, प्रोनाउन का काम होता है नाउन के रिपीटेशन को रोकना, पहली बात। दूसरा काम प्रोनाउन का क्या होगा कि आपको नाउन की क्या पता है, आइडेंटिटी पता होती है। नाउन की आइडेंटिटी पता होती है लेकिन फिर भी आप नाउन का यूज नहीं करते, उसकी जगह प्रोनाउन यूज करते हो। कैसे, नाउन की आइडेंटिटी आपको पता होती है, उसके बाद भी आप नाउन का यूज नहीं करते हो, प्रोनाउन का यूज करते हो, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट मेरा है, जब आपको नाउन की आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं पता हो, नाउन की आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं पता हो, तो आप प्रोनाउन का यूज करते हो, राइट। पहले तो प्रोनाउन क्या करता है, नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। प्रोनाउन क्या करता है, नाउन की आइडेंटिटी पता होती है तो उसकी जगह हम लोग नाउन नहीं लगाते, प्रोनाउन लगाते। कैसे, आइडेंटिटी वाला समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने, ये होता है पेरेंट्स के उसमें रिस्पेक्ट शो करते हैं हम लोग। यहाँ पर जनरली क्या शो करेंगे, रिस्पेक्ट।
आप पापा को कभी ये नहीं बोल सकते, मान लो किसी के पापा का नाम है राजेश, तो पापा ने कोई ड्रेस नहीं दिला के दी, तो आप क्या बोलोगे, राजेश तुमने मुझे ड्रेस नहीं दिला के दी, राजेश तुमने पैसे खर्च नहीं किए, राजेश तुमने पैसे नहीं दिए। अब पापा का नाम राजेश हम लोग नहीं ले सकते, तो उनको हम लोग प्रोनाउन से संबोधित करते हैं। पापा आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने मेरा ख्याल नहीं रखा। इस तरीके से हम स्वतः ही प्रोनाउन यूज कर लेते हैं। राइट, समझ आ गया। और एक तो नाउन की आइडेंटिटी आपको बिल्कुल नहीं पता हो तो आप लोग वहां पे क्या लगाते हो दोस्तों, प्रोनाउन लगाते हो। ठीक है ना। तो प्रोनाउन के 3 काम होते हैं, या तो वो नाउन के रिपीटेशन को रोकेगा, नाउन की आइडेंटिटी पता है, उसके बाद भी आप वहां पर नाउन यूज नहीं करते हो, प्रोनाउन यूज करते हो। और नाउन की जब आइडेंटिटी आपको बिल्कुल नहीं पता हो, सेंटेंसेस से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट मेरा यही है कि नाउन क्या करता है, प्रोनाउन क्या करता है, नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। आई वुड रिपीट, प्रोनाउन क्या करता है, नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। अगर मैं लिखता हूं राम woke up early in the morning, and Ram had a brush and या फिर देन लगा दो, देन उसके बाद में देन राम went to school, ये कुछ कॉमन में एक्सरसाइज लिखिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी राम आया, यहाँ पर भी राम आया, और यहाँ पर भी राम आया। अब थोड़ा ऑकवर्ड लगता है सेंटेंस में, अगर एक से अधिक जगह में अगर नाउन का इस्तेमाल करूंगा तो सेंटेंस बोलने में तो ठीक लगेगा, लेकिन ग्रामेटिकली कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा क्या जाएगा दोस्तों, ग्रामेटिकली अच्छा नहीं रहेगा। तो ग्रामेटिकली अब ग्रामर ने क्या बना दिया, उसकी जगह प्रोनाउन बना दिया। भाई एक काम करो, बार बार मत लगाओ, आप इसको काट दो, इसकी जगह आप ही का इस्तेमाल कर लो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है ना, सेंटेंस थोड़ा मैनर में जाएगा। जब हमारे पास प्रोनाउन है तो हम बार बार नाउन को क्यों लगाएं, अगर प्रोनाउन नहीं होते तो नाउन से काम चला लेते, इसलिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। समझ आ गया कि नाउन बार बार रिपीट ना हो सेंटेंस में, उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, प्रोनाउन लगाते हैं। इतनी बात समझ में आई। कुछ और सेंटेंस से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मेन जो मुद्दा है कि जो प्रोनाउन होता है वो भी क्या होता है, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है और क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है और क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। राइट, कैसे, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं राम, वही एग्जांपल उठा लेते पहले वाला, लाइक्स सीता। राम किसको पसंद करता है भैया, सीता को पसंद करता है। तो राम के लिए मैं प्रोनाउन क्या लगा दूं दोस्तों, ही लगा दूंगा ना। राम के लिए तो ही लगाऊंगा, शी तो लगा नहीं सकता हूँ क्योंकि मेल है। राइट, ओके भाई, थोड़ा तो आगे बढ़ते हैं। तो लाइक आपकी क्या हो जाएगी, वो उसको वैसे वैसे चिपका दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सीता के लिए प्रोनाउन कौन सा लिखूं, क्या लिखो, शी। ठीक है, लिख दिया शी। लेकिन ही लाइक्स सी, वह उसे पसंद करता है। वह, अब सी का मतलब क्या होता है, वह, तो वह पसंद करता है। ठीक है ना। लेकिन हमको क्या करना है, अगर सीता के लिए आप ऑब्जेक्टिव केस में उसका प्रोनाउन लिख रहे हो तो आपको पता है शी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हर। क्या हो जाता है दोस्तों, हर। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, हर का प्रयोग करना पड़ेगा, ना कि शी का प्रयोग करना पड़ेगा। कॉमन चीज है, सबको पता है। अगर इसी को मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या हो जाएगा, शी। अब यही वो उठा दूंगा यहाँ पे लाइक्स, और इधर जब ही का मैं ऑब्जेक्ट लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉमन चीज है, आपको पता होगी। राइट दोस्तों, तो मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि प्रोनाउन का काम भी क्या होता है, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है और ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, तो समझ आएगा कि प्रोनाउन क्या करता है सेंटेंस में। प्रोनाउन सिर्फ आप इनको प्रोनाउन नहीं बोलोगे, इनको आपने क्या रटा होगा अभी तक, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, और एक हो गया नाउन। नेम को तो ड्रॉप कर दो क्योंकि इस लिस्ट में तो आएगा नहीं, वो तो नाउन होता है। तो आपके 7 टोटल क्या होते हैं दोस्तों, मतलब कॉमन तौर पे मेन जो जनरली बहुत फ्रिक्वेंटली हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो हो गए आपके 7 प्रोनाउन। ये 7 प्रोनाउन का आप यूज अपनी डेली रूटीन में बहुत ज्यादा करते हो। राइट, आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट, ये सारे के सारे कहलाते हैं। शब्दों में मैं आपको बोल दूं, इनको बोलते हैं डेफिनेट प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, डेफिनेट प्रोनाउन बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं दोस्तों, डेफिनेट प्रोनाउन बोलते हैं, क्योंकि ये निश्चितता दिखाते हैं।
सेंटेंस में आके निश्चित, जैसे अगर मैं बोलता हूँ आई एम अ डॉक्टर, तो जो बंदा बोल रहा है आई एम अ डॉक्टर, वो आपके सामने खड़ा हो, वो क्या है, डेफिनेट है। तो ये सारे प्रोनाउन क्या होते हैं दोस्तों, डेफिनेट है, ठीक है ना। लेकिन इनके एकदम अपोजिट होते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, इंसान को रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है ना, वो होते हैं आपके इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो ये साथ के साथ का एक नाम होता है दोस्तों, इनको सिर्फ ये मत बोलो कि आपके सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का रोल तो कोई भी निभा सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट का रोल का निभाने वाले ईच होते हैं, एवरी होते हैं, मैनी होते हैं, फ्यू होते हैं, लिटिल, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, लेकिन उनका ग्रामेटिकली एक नाम भी होता है। अगर उसको उस नाम से याद रखोगे दैट वुड बी बेटर फॉर यू, राइट। तो इनको आप बोलोगे डेफिनेट प्रोनाउन। अब कॉमन तौर पे आप बोल सकते हो सब्जेक्ट है, लेकिन ये होते क्या दोस्तों, डेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, राइट। चलिए, तो समझ आ गया ये कौन से प्रोनाउन होते हैं, डेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं, एक सेंटेंस और लिखता हूं प्रोनाउन के, उसमें some are born lazy, ठीक है ना। मैंने कहा either of you can come, somebody stole my purse। अब जरा इन सेंटेंस को ध्यान से देखो दोस्तों, आपको क्या नजर आ रहा है। मैंने कहा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल सिर्फ नाउन प्रोनाउन नहीं निभाते, उनके जैसे काम करने वाले भी और भी शब्द होते हैं। तो सब्जेक्ट सिर्फ इतना मत याद रखना है कि नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होते हैं किसी सेंटेंस के, और भी शब्द होते हैं। अगर वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल निभा रहे हैं, या तो वो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे, ठीक है ना। मतलब मैंने जो बोला, कोई भी शब्द नाउन प्रोनाउन का रोल निभा सकता है सेंटेंस में। नाउन प्रोनाउन, जो आप अगर राम को नाउन के तौर पे देख रहे हो, ठीक है, राम आपका नाउन है। प्रोनाउन के तौर पे आई, वी, यू, दे, ही, सी को देख रहे हो, तो ठीक है, प्रोनाउन है। लेकिन इनके जैसे नाउन प्रोनाउन और भी हो सकते हैं। जरा इन सेंटेंस को देखो, मैं कह रहा हूं सम आर बोर्न लेजी, कुछ लोग जन्म से ही क्या होते हैं, आलसी होते हैं। अब ये है आपकी वर्ब। वर्ब लेने का अधिकार किसको होता है, सब्जेक्ट। किसको होता है, सब्जेक्ट को होता है। वर्ब लेने का अधिकार किसको होता है दोस्तों, सब्जेक्ट को होता है। और किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन बनता है, या तो वो नाउन होगा, विशेष तौर पे ध्यान रखना, या फिर वो प्रोनाउन होगा। ये दो ही सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, ठीक है ना। वो किसी भी रूप में हो सकता है, आईएनजी फॉर्म में हो सकता है आपका नाउन, वो आगे देखेंगे। लेकिन विशेष तौर पे याद रखना, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन और क्या होता है, प्रोनाउन होता है, बाकी कोई नहीं। तो सम आर बोर्न लेजी, ये वर्ब है, वो वर्ब लेने का अधिकार नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। अगर ये नाम है तो ये नाउन है, अगर नाम नहीं है तो मस्ट बी व्हाट, प्रोनाउन। ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है, समझ गए। अगर नाम हुआ तो नाउन होगा, अगर नाम नहीं है उसकी जगह इस्तेमाल हुआ, मस्ट बी व्हाट, प्रोनाउन। इधर देख लेते हैं, ईदर ऑफ यू कैन कम, तुम में से कोई एक आ सकता है, तुम दोनों में से कोई एक आ सकता है, राइट। ये प्रीपोजिशन है और ये यू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अगर आपको लगता है कि यू कैन कम, ना जी, यहाँ पर यू सब्जेक्ट नहीं सेंटेंस का, यू तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जो बनेगा, अब कौन बनेगा, अब यहाँ पर इधर सब्जेक्ट हो गया, नाम है तो नाउन है, उसकी जगह इस्तेमाल हुआ तो प्रोनाउन। तो इधर भी यहाँ पर किसका रोल निभा रहा है, प्रोनाउन का रोल निभा रहा है। somebody stole my purse, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। अब स्टोल वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म लेने का अधिकार किसको होता है, सब्जेक्ट हो सकता है। नाम है तो नाउन है, उसकी जगह इस्तेमाल हुआ तो प्रोनाउन है। सो somebody में क्या आ जाएगा, प्रोनाउन। तो ऐसे बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं, somebody, nobody, anyone, someone। कुल मिला के मेरा ओवरऑल कहने का उद्देश्य ये दोस्तों, सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल कोई भी शब्द निभा सकता है, बस आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे। अगर वो वर्ब ले रहा तो कोई भी शब्द हो वो नाउन या प्रोनाउन में से ही होगा, ठीक है ना। अगर यही शब्द वो ऑब्जेक्ट पार्ट में आते हैं तो भी आप क्या होंगे, नाउन या प्रोनाउन में से ही होंगे। समझ गए कि नाउन प्रोनाउन क्या करते हैं, मोटे मोटे तौर पे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो एक शब्द और, एक मतलब एक लाइन में खत्म करना चाहूंगा नाउन प्रोनाउन, कि भाई नाउन प्रोनाउन हमेशा क्या करेंगे, सेंटेंस के या तो सब्जेक्ट होंगे या फिर ऑब्जेक्ट होंगे। आई थिंक दैट दिस कॉन्सेप्ट हैज क्लियर्ड। नाउन और प्रोनाउन हमेशा किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं। चलिए बात करें, अगला शब्द है आपका एडजेक्टिव। कौन सा शब्द है दोस्तों, आगे शब्द है, अगला शब्द है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है सेंटेंस में, समझो। अभी तक आपने जो नाउन प्रोनाउन पढ़े ना,
तो ये क्या करता है, इन दोनों को क्या करता है, दुल्हन की तरह सजाता भी है, कॉमन तौर पे बोल दो। तो एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन या प्रोनाउन। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल समथिंग मोर अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है। कैसे समझते हैं। मैंने लिखा ही इज अ बॉय, वह क्या है, एक लड़का है। वह क्या है, एक लड़का है। क्या करो, इस लड़के की थोड़ी सुंदरता बढ़ा दूं। अब मैंने लिख दिया दोस्तों ही इज, कॉमन तौर पे सभी यूज करते हैं अ गुड बॉय, वो ज्यादातर ये सेंटेंस बोलते हैं, ही इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पर गुड क्या हो जाएगा दोस्तों, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव। बॉय क्या है, नाउन, जो नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे कि लड़का कैसा है, लड़का कैसा है, अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। जो बॉय के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, लड़का तो है, दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं, ठीक है ना, लेकिन किसी पर्टिकुलर लड़के को या किसी को भी आप और थोड़ा मॉडिफाई करके बोल रहे हो, उसकी क्वालिटी और बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो, दैट इज मस्ट बी व्हाट, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या कर रहा है, बॉय को क्या कर रहा है दोस्तों, क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। लड़का तो है लेकिन अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अच्छा हो जाएगा, जैसे ये गुड हो गया, बैड हो गया, स्मार्ट हो गया, ठीक है ना, चीयरफुल हो गया, चीयरफुल। उसके बाद में फेरोसियस हो गया, खुखार गया वो तो, ठीक है ना, गरीब है, अमीर है। तो या आपसे बोलो कैसे से जो आंसर मिले आपको, कैसे कैसे या कैसा सा आंसर मिले, वो सारे के सारे एडजेक्टिव होते हैं। कैसी चेयर है, काली चेयर है। कैसी चेयर है, व्हाइट चेयर है। कैसी चेयर है, रेड चेयर है। तो कैसे से जो आंसर मिले मस्ट हैव व्हाट, एडजेक्टिव। कुछ और सेंटेंस देते हैं, सी इज अ ब्यूटीफुल, शी इज अ ब्यूटीफुल। वह क्या है, सुंदर है। अब सुंदर क्या है, यहां पर आप ऐसा कर लो, गर्ल कर लो, ब्यूटीफुल को बाद में लिखेंगे। सी इज अ गर्ल, वह क्या है, लड़की। लड़की क्या है दोस्तों, नाउन है, और सी क्या है दोस्तों, प्रोनाउन है। अभी पढ़ा कि नाउन और प्रोनाउन किसी सेंटेंस के क्या होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। लड़की तो है, मुझे उसकी और क्वालिटी बताना है, तो सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्या है वह, सुंदर लड़की है। अब वो क्या होगी, सुंदर लड़की। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है ना। अब गर्ल आपका नाउन है, और नाउन के बारे में अतिरिक्त जो जानकारी दे मस्ट बी व्हाट, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव सेंटेंस में कोई भी हो सकता है। अब एडजेक्टिव को देखो, ये ब्यूटीफुल, स्मार्ट, ड्यून्स, क्लेवर, ठीक है ना, और भी बहुत सारे शब्द हैं। क्लेवर है, उसके बाद में टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है, वाइज है, ठीक है ना, बिग, लॉन्ग, स्मॉल, रेड, ये जितने भी होते हैं सारे के सारे एडजेक्टिव होते हैं। अब सर यहाँ तो आपने ब्यूटीफुल बता दिया, गुड बता दिया, और भी अगर आएंगे तो कैसे पहचानेंगे। नाउन प्रोनाउन आपको अगर पता है तो आप एडजेक्टिव को आसानी से पहचान लोगे, क्योंकि एडजेक्टिव का काम होता है हमेशा नाउन या प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी देना। और जब भी एडजेक्टिव आएगा सेंटेंस में दोस्तों, वो नाउन से पहले आएगा। किससे पहले आएगा, नाउन से पहले आएगा। किसी भी सेंटेंस को आप आसानी से पहचान लोगे कि उसमें एडजेक्टिव क्या है, तो जब भी एडजेक्टिव आएगा वो नाउन से पहले आएगा। यहाँ पर देखो, आर्टिकल ए भी आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। आर्टिकल ए और एन भी क्या होते हैं, एडजेक्टिव के पार्ट होते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, क्वांटिटी दिखाते हैं। ए और एन क्या दिखाते हैं दोस्तों, ए और एन ये दोनों ही सेंटेंस में किसी भी नाउन की क्वांटिटी बताएंगे कि कितने हैं। जनरली हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए आते हैं। किसके नाम, कौन से नाउन के लिए आते हैं, सिंगुलर नाउन के लिए हम लोग ए और एन का इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल नाउन के लिए नहीं कर सकते। अब ये जो आर्टिकल ए रखा वो गर्ल के लिए रखा कि एक लड़की सुंदर है, ठीक है ना। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है, वह एक सुंदर लड़की है। तो आर्टिकल भी गर्ल के लिए रखा है, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव। तो एक मोटे मोटे तौर पे याद रखना, इतना जो पार्ट होगा, अगर आपको एक शब्द में इसको बोलना है तो इसको बोलोगे नाउन फ्रेज। क्या बोलोगे, नाउन फ्रेज। जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन की विशेषता बनाए तो नाउन फ्रेज बनते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी डिस्क्रिप्टिव कोई भी दूसरा एडजेक्टिव जाता है वो एडजेक्टिव फ्रेज बन जाता है। लेकिन यहाँ पर अब ब्यूटीफुल गर्ल के क्या हो जाएगा दोस्तों, नाउन फ्रेज। क्लियर। अगर आपको इन तीनों शब्दों को एक शब्द में बोलना है तो वो होंगे दोस्तों नाउन फ्रेज। क्लियर। लेकिन अगर आप पार्सिंग करके देखो अलग अलग, तो गर्ल नाउन, उसकी विशेषता बताए एडजेक्टिव, और आर्टिकल भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आ गया कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। कैसी लड़की है, बुरी लड़की है। कैसी लड़की है, शी इज अ स्मार्ट गर्ल, शी इज अ चीयरफुल गर्ल, शी इज अ फेरोसियस, ही इज अ फेरोसियस
मैन, बहुत ही खूंखार आदमी है, राइट। ही इज अ पुअर मैन, ही इज अ रिच मैन, ही इज अ रिच मैन, राइट। यू कैन से देयर आर सो मेनी सेंटेंस दैट यू कैन फ्रेम। समझ में आएगा कि एडजेक्टिव का काम क्या होता है दोस्तों? बहुत आसान है, कुछ नहीं है। एडजेक्टिव आई थिंक कि आप पहचानना आपको आ गया होगा कि एडजेक्टिव हम किस तरीके से पहचानें, राइट। अब बात कर लेते हैं हम लोग एडवर्ब की, कि एडवर्ब एक्चुअली सेंटेंस में करता क्या है। चलो देख लेते हैं एडवर्ब क्या करता है भैया। एडवर्ब पहले वर्ब समझ लेते क्या होता है, फिर हम लोग एडवर्ब को समझते हैं, राइट। अब वर्ब क्या करेंगे, या फिर एक काम करो, हम लोग एडवर्ब को समझ लेते हैं कि एडवर्ब क्या होता है, या दैट वुड बी बेटर कि वर्ब, अगर सीरियल वाइज चले तो हम लोग वर्ब को समझ लेते हैं। चलिए वर्ब के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ब क्या होगी, ठीक है ना। अब बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एक्शन। वर्ब वह शब्द होता है जो एक्शन बताता है ना जी, अधूरी डेफिनेशन है। हर बार वर्ब सेंटेंस में एक्शन नहीं दिखाएगी, राइट। अगर आपको लगता है एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड व्हाट, वर्ब। अगर आपने बोला एक्शन वर्ड क्या होता है, वर्ब होता है, तो भाई साहब ये डेफिनेशन आपके पास अधूरी है। आप आइंदा ऐसा ना बोले एन एक्शन वर्ड शोज, an action word is called what, verb, that is actually incomplete definition. So sir what is the complete definition? आप मुझे एक बात बताओ, आप बोलते हो कि जो एक्शन दिखाता है सेंटेंस में वो क्या होती है, वर्ब होती है। कोई भी शब्द जो एक्शन दिखा रहा वो वर्ब है। तो आप मुझे ये बताओ he is a doctor, ठीक है ना, she is happy। अब यहां पर ये वर्ब है, आप इसको अभी तक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे याद करते हैं, दैट इज एक्चुअली इनकरेक्ट। हेल्पिंग वर्ब भी होती है लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जी हाँ, हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर ही कोई एक्शन दिखा रहा है कि वो जा रहा, आ रहा, खा रहा, पी रहा, गा रहा है, ऐसा कुछ एक्शन हुआ नहीं। यहाँ पर सिंपल बोल रहा हूँ ही इज अ डॉक्टर, इधर बोला सी इज हैप्पी, उसका स्टेट बता रहा हूँ, कैसी है, खुश है। क्या है वो, खुश है। कैसी लड़की है वो, खुश लड़की है, या वो अपने आप में क्या है, खुश है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ, ये जो शब्द आप बीच में देख रहे हो ये क्या एक्शन दिखा रहा है क्या। जब एक्शन नहीं दिखा रहा तो हर शब्द एक्शन कैसा हो सकता है दोस्तों, वह शब्द होता है जो सेंटेंस में स्टेट भी बताता है। वह शब्द होता है जो सेंटेंस में पोजीशन भी दिखाता है। क्या दिखाता है, पोजीशन। तो भैया आज से ये 3 चीजें जरूर याद रखना कि वर्ब का काम सिर्फ एक्शन दिखाना नहीं होता है, वर्ब का काम किसी इंसान का स्टेट ऑफ बीइंग बताना भी होता है कि किस अवस्था में है वो, अच्छा है, बुरा है, चालाक है, चतुर है, समझदार है ना। है के सेंस में मैंने जो वर्ब यूज की ना, तो वो वहां पर उस व्यक्ति, उस इंसान का क्या बता रहा है, स्टेट बता रहा है कि कैसे। मैंने बोला ही इज अ डॉक्टर, क्या है वो, डॉक्टर है। या फिर आप इसका एक नाम और रख सकते हो, लिंकिंग वर्ब। क्या बोल सकते हो आप इसको, स्टेटिव वर्ब को क्या बोल दोगे, लिंकिंग वर्ब। स्टेटिव वर्ब, इसको आप स्टेटिव वर्ब कर लो, स्टेटिव वर्ब। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेटिव वर्ब। अब स्टेटिव वर्ब क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेट दिखा रही है, ही का स्टेट दिखा रही है कि वो क्या है, डॉक्टर है। तो इसके 2 नाम विशेष तौर पे याद रखना, इजेमार वर्ब पर जो बी फार्मा वर्ब होती है ना, बी फार्मा जो वर्ब होती है ना, वो सारी की सारी होती है स्टेटिव वर्ब। या दूसरा नाम है उसका लिंकिंग वर्ब। क्या बोलोगे उसको, लिंकिंग वर्ब भी आप बोल सकते हो, क्योंकि लिंक करती है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से लिंक करने का काम करती है, इसलिए उसको हम लोग लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब भी बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गई कि वर्ब का काम सिर्फ एक्शन दिखाना नहीं होता। सर पोजीशन मतलब, अरे भाई पोजीशन सिंपल, जैसे मैं बोला ही हैज अ कार। अगर आप इसको ऐसे याद करते आ रहे हो कि भैया टू हैव वर्ब होती है, टू हैव वर्ब होती है, लेकिन वो टू हैव वर्ब सेंटेंस में करती क्या है, जरूरी है ये जानना। ही हैज अ कार, उसके पास क्या है, कार है, तो उसका अधिकार कार पे हैज दिखा रहा है। हैज मतलब पोजीशन दिखा रहा है। आई हैव अ मार्कर मतलब मेरा अधिकार मार्कर पर है, राइट। और शी हैज अ लॉट ऑफ मनी, अब उसका अधिकार पैसे पर दिखाया जा रहा है कि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत सारा पैसा है, ठीक है ना। आई हैव अ एप्पल मोबाइल, मेरे पास कौन सा मोबाइल है, एप्पल का मोबाइल, तो मेरा इस मोबाइल पर पोजीशन दिखाया जा रहा है। तो हैज और हैड ये क्या दिखाता है सेंटेंस में दोस्तों, पोजीशन दिखाता है। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे वर्ब ऑफ पोजीशन या पजेसिव वर्ब। वर्ब ऑफ पोजीशन बोलोगे एक शब्द में, वर्ब ऑफ पोजीशन। अब समझ में आएगा कि एक सेंटेंस में सिर्फ स्टेट वर्ब का काम एक्शन दिखाना नहीं होता है, वर्ब का काम स्टेट दिखाना भी होता है, वर्ब का काम पोजीशन दिखाना भी होता है, ठीक है। चलिए, और कॉमन तौर पे आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। हाँ जी, मैंने आपको ये कहा था
कि ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है। जरा इधर देखो, ही इज अ बॉय, वह लड़का है, ठीक है। तो यहाँ पर इज कोई एक्शन नहीं दिखा रहा, उसका स्टेट बता रहा है कि वो क्या है, उसको लिंक कर रहा है ही को बॉय से। तो लिंकिंग वर्ब बोलो, स्टेटिव वर्ब बोलो, बोथ आर करेक्ट, ठीक है ना। लेकिन जब मैं बोलता हूं ही इज गोइंग टू मार्केट, कहां जा रहा है भैया, वो मार्केट जा रहा है, ही इज गोइंग टू मार्केट। अब जरा इधर देखो जरा, यहां पर भी इज आया, ये भी वर्ब है, लेकिन अब इसको बोलूंगा मैं हेल्पिंग वर्ब। यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, यहां पर ये थी स्टेटिव वर्ब या लिंकिंग वर्ब, लेकिन यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है। क्यों है? क्योंकि यह हेल्पिंग वर्ब का काम होता है हेल्प करना। जी, हेल्पिंग वर्ब का काम होता है हेल्प करना, मेन वर्ब की हेल्प करना। ये क्या है आपकी गोइंग, मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब का काम होता है हमेशा हेल्प करना, मेन वर्ब की पूरे सेंटेंस को बनाने। आई वुड रिपीट माय वर्ड, हेल्पिंग वर्ब का काम होता है मेन वर्ब की मदद करना पूरे सेंटेंस को बनाने में, ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब की मदद करती है पूरे सेंटेंस को डिसाइड करने में, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब अब कहलाएगी, या दूसरे शब्दों में यूं कहूं कि हेल्पिंग वर्ब हम लोग तब बोलेंगे जब वो किसी सेंटेंस में आके मेन वर्ब की हेल्प करे पूरे सेंटेंस को बनाने में, तब दैट इज कॉल्ड व्हाट, हेल्पिंग वर्ब। अदरवाइज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, याद रखना दोस्तों। आई होप कि वर्ब का आप समझ में आ गए। वर्ब का काम सिर्फ एक्शन दिखाना नहीं होता है, स्टेट दिखाना भी होता है, पोजीशन दिखाना भी होता है। आई होप तो आगे से ऐसा रट के ना चले कि आई एम अ डॉक्टर, एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हमेशा कहोगे कि एम हेल्प वर्ब तो है लेकिन स्टेटिव वर्ब है, ठीक है ना, या लिंकिंग वर्ब आप उसको बोल सकते हो। क्लियर? चल तो आगे देख लेते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग एडवर्ब की बात कर लेते हैं जरा। चल ये आप एडवर्ब क्या करता है सेंटेंस में समझो। मोटे मोटे तौर पे मैंने ये बोला फंक्शन के आधार पर आप पहले शब्दों को पहचानने तो लगो, पहचानो सही वो काम क्या करता है। अब एडवर्ब क्या करता है, देखो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एड प्लस वर्ब, मतलब कहीं ना कहीं वर्ब की क्वालिटी में कुछ ना कुछ ऐड तो करने वाला वैसा भी, ठीक है ना, कहीं ना कहीं। हाँ जी, तो एडवर्ब का काम होता है दोस्तों, ये आपने जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब जो पढ़ा ना, एडवर्ब का काम क्या होता है समझो। एडवर्ब का काम होता है वर्ब को क्वालिफाई करना और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना, लेकिन एडजेक्टिव का काम क्या होता है, प्रोनाउन और नाउन को क्वालिफाई करना, ठीक है ना। तो एडवर्ब वह शब्द होता है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब वह शब्द होता है जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब वह शब्द होता है जो खुद को भी क्वालिफाई करता है, और यहां तक सीमित नहीं है। एडवर्ब वह वर्ड होता है जो नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, आई वुड रिपीट, एडवर्ब वह शब्द होता है जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन सबको मॉडिफाई करता है सिवाय इंटरजेक्शन को छोड़ के। हाँ जी, तो बचपन से हम लोगों ने एक डेफिनेशन रटी थी कि एडवर्ब का काम होता है वर्ब, एडजेक्टिव और खुद को मॉडिफाई या क्वालिफाई करना। ना जी, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि सेंटेंस में वो शब्द इस्तेमाल कैसा हुआ है। सेंटेंस के अनुसार दोस्तों एडवर्ब इंटरजेक्शन को छोड़ के पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है, ना सिर्फ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एक सेंटेंस को भी क्या कर देता है दोस्तों, मॉडिफाई कर देता है एडवर्ब काम। तो आप समझते हो सबके पिताजी एडवर्ब ही है यहाँ पे, ठीक है ना। सबका जो मेन जो लीडर है वो क्या है, एडवर्ब ही है। ये चाहे तो कुछ भी कर सकता है सेंटेंस में, अपनी पोजीशन कहीं भी मार्क कर लेता है, ठीक है ना। आगे इसी पे आधारित एडवर्ब भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन कुछ समय बाद। अभी तो मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूँ एडवर्ब का काम क्या होता है। तो पहले ये समझते हैं कि एडवर्ब एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करता है। यहाँ पे मैंने लिखा एडवर्ब, अब यहाँ पे देखो क्वालिफाई कैसे करता है, क्वालिफाई इज एडजेक्टिव। अब एडवर्ब एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करते हैं सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहां पर लिखा दोस्तों, मैंने यहां पर लिखा ही इज अ गुड बॉय, ठीक है ना, ही इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पर मुझे बताना गुड क्या है आपका, एडजेक्टिव। बिल्कुल सर, अभी तो पढ़ा आप लोगों ने थोड़ी देर पहले कि गुड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। बॉय के लिए लगा है, बॉय को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर गुड हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब एडवर्ब क्या करेगा, अरे कुछ नहीं, तेरे बस की बात नहीं है, अभी बॉय की सुंदरता नहीं बढ़ी, जरा मुझे आने दे सेंटेंस में। देखो अब आ गया एडवर्ब, ही इज अ वेरी गुड बॉय,
ठीक है ना। अब बॉय क्या है दोस्तों, नाउन, गुड क्या है, एडजेक्टिव। अब यहाँ पर जो वेरी आया वो किसके लिए आया, गुड के लिए आया, ठीक है ना। तो एडवर्ब का काम होता है एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना। अब जो वेरी यहाँ पर लिखा जाता है ना, वो किसके लिए आता है दोस्तों, एडजेक्टिव के लिए आता है। इसको दूसरे शब्दों में बोल दो आप एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसको क्या बोल दोगे, एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसको ये भी बोल सकते हो आप एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो एडजेक्टिव की डिग्री को बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है, एडजेक्टिव को डिग्री को बढ़ाने वाला शब्द एडवर्ब होता है, ऐसा भी याद रख सकते हो। तो अब वेरी किसके लिए आया दोस्तों, यहाँ पर वेरी आया दोस्तों गुड के लिए। गुड आपका एडजेक्टिव है, उसकी डिग्री को बढ़ा रहा है। वो बहुत अच्छा लड़का, अच्छा लड़का तो है लेकिन बहुत अच्छा लड़का है, राइट। तो समझ लो किस तरीके से एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई और क्वालिफाई करता है। चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं जहां पर हम लोग ये तीनों के साथ समझते हैं कि एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, वर्ब को भी करता है और एडवर्ब को भी करता है। समझ गए। चलिए अब देखते हैं हम लोग एडवर्ब वर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है और खुद को कैसे मॉडिफाई करता है। ये दो चीजों को लेके चलो आप कि एडवर्ब वर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है और खुद को कैसे करता है। देखो सेंटेंस में मैंने लिखा ही स्पीक्स फ्लुएंटली। कैसा बोलता है, तेज धारा प्रवाह। तो यानी स्पीक्स फ्लुएंटली, तेज बोलता है भाई साहब। कैसा बोलता है, तेज बोलता है। फ्लुएंटली एडवर्ब ऑफ मैनर बता रहा है कि भाई किस तरीके से कोई काम हुआ है। ऐसे शब्द जो सेंटेंस में आके बताए किस तरीके कोई काम को अंजाम दिया गया है या किस तरीके से कोई काम हुआ है, वो सारे के सारे एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। वो बात की बातें पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर फ्लुएंटली क्या हो जाएगा दोस्तों, एडवर्ब। ये क्या हो जाएगी, स्पीक बोलना, वर्ब। और ये क्या हो जाएगा आपका, प्रोनाउन। तो अब एडवर्ब क्या कर रहा है, एडवर्ब कर रहा है वर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। वर्ब की इंटेंसिटी बता रहा है। वह बोलता तो है लेकिन क्या कर रहा है, तेजी से बोलता है। क्या करता है, वो तेजी से बोलता है, फ्लुएंटली बोलता है। तो यहाँ पर एडवर्ब वर्ब को क्या कर रहा है दोस्तों, मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। अब देखते हैं कि एडवर्ब खुद को कैसे क्वालिफाई और मॉडिफाई कर सकता है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है भाई। ही को वैसे वैसे लिख दो, ही स्पीक्स, वह बोलता तो है लेकिन क्वाइट एक शब्द का इस्तेमाल किया मैंने, क्वाइट फ्लुएंटली। ही स्पीक्स क्वाइट फ्लुएंटली। फ्लुएंटली यहाँ पर एडवर्ब है, क्वाइट भी क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, एडवर्ब। बोलता तो है लेकिन काफी अच्छा बोलता है। जी हाँ, बोलता है लेकिन काफी तेज बोलता है। बोलता है लेकिन काफी तेज बोलता है, तो काफी तेज एडवर्ब। जो दूसरे एडवर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है या क्वालिफाई कर रहा है। समझ आ गया कि एडवर्ब का काम क्या होता है, एक दूसरे को क्वालिफाई या मॉडिफाई करना भी होता है एडवर्ब का काम। तो इस सेंटेंस में दोनों एडवर्ब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई या क्वालिफाई। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एडवर्ब का काम क्या होता है। सर आपने ये भी तो बोला था कि एडवर्ब का काम इन तीनों को क्वालिफाई मॉडिफाई करना नहीं होता, और भी होता है। जी बिल्कुल, समय आने पर सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन मार्क करूंगा। अब जैसे मैंने बोला एडवर्ब का काम प्रेपोजिशन को भी मॉडिफाई या क्वालिफाई करना होता है, नाउन प्रोनाउन को भी होता है। लगभग 2 या 3 शब्द, 2, 4 या 6 शब्द ऐसे होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं कॉमन तौर पे, ओनली यू कैन डू दिस। ओनली क्या है दोस्तों, एडवर्ब है। तो यू को क्या कर रहा है, प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो एडवर्ब अपने पोजीशन के हिसाब से शुरुआत में आके पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर सकता है, किसी नाउन पे आके उसको एम्फसाइज कर सकता है, किसी प्रोनाउन के आगे आके उसको एम्फसाइज कर सकता है, डिपेंड करता है सेंटेंस पे। फिलहाल एक एग्जांपल मैं दे दूं कि एडवर्ब का काम क्या होता है, प्रीपोजिशन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। कैसे, अगर मैं ये बोलता हूं अ वर्ड फ्लू, अ वर्ड फ्लू। एडवर्ब याद रखना, एडवर्ब जहां भी मार्क होगा ना, वो जिस चीज के सामने मार्क होगा उसको वो क्या करेगा, एम्फसाइज करेगा, मॉडिफाई करेगा। अ वर्ड फ्लू ओवर माय हेड, ओवर माय हेड, पक्षी मेरे सिर के ऊपर से उड़ा। ठीक है ना। ओवर आपकी प्रपोजिशन है, नो डाउट, लगभग के सेंस में जब कोई चीज आपके ऊपर से गुजर जाती है बिना छुए, दैट इज ओवर का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कहां से उड़ा भैया पक्षी, आप मैदान में खड़े हो, पक्षी आपके सिर के ऊपर से उड़ा, मैं आपसे पूछता हूँ कहां से उड़ा, अरे आपने देखा ना, जस्ट ओवर माय हेड, जस्ट ओवर माय हेड। अब यहाँ पर जस्ट दोस्तों आपका एडवर्ब है जो ओवर को क्या कर रहा है दोस्तों, मॉडिफाई कर रहा है। तो सिर्फ रटे ना कि एडवर्ब का काम सिर्फ खुद को मॉडिफाई करना होता है, वर्ब को होता है, एडजेक्टिव को होता है। भाई साहब वो किसी को मॉडिफाई कर सकता है सिवाय इंटरजेक्शन, क्योंकि इंटरजेक्शन कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच, कोई नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव नहीं है, ये एक भाव है, और भाव को मॉडिफाई कैसे करोगे आप। ठीक है ना। तो यहाँ पर जस्ट ओवर, ओवर आपकी प्रेपोजिशन है, तो जस्ट यहाँ पर एडवर्ब है, मस्ट बी वर्ड यहाँ पर क्या कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है।
चलिए, तो अभी मोटे मोटे तौर पे आपको समझ में आएगा कि सेंटेंस में काम क्या करते हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा। चलिए चलिए, तो समझते हैं दोस्तों प्रेपोजिशन। मोटे मोटे तौर पे मैं आपको सेंटेंस समझा रहा हूँ कि प्रेपोजिशन ये सेंटेंस में रोल क्या निभाते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये रोल निभाते क्या है। प्रेपोजिशन देख लेते हैं। प्रेपोजिशन क्या करेंगे। प्रेपोजिशन का भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। अगर प्रेपोजिशन नहीं है तो आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे एक नाउन को दूसरे नाउन से। तो प्रेपोजिशन वह शब्द होता है जो रिलेट करता है। प्रेपोजिशन इज द वर्ड डेट रिलेट नाउन टू प्रोनाउन। एक नाउन को दूसरे प्रोनाउन से रिलेट करने वाले शब्द को प्रेपोजिशन बोलते हैं। कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि प्रेपोजिशन वह शब्द होता है जो सर जोड़ता है। ना जी, जोड़ने का काम प्रेपोजिशन का नहीं होता, वो कंजंक्शन का होता है। प्रेपोजिशन रिलेट करती है, संबंध बताती है, पोजीशन मार्क करती है। क्या बताती है? संबंध बताती है, पोजीशन मार्क करती है। एक सेंटेंस में नाउन का प्रोनाउन से या प्रोनाउन का नाउन से या एक नाउन का कहीं पर प्लेसमेंट बताना हो तो वो काम प्रेपोजिशन का होता है, कंजंक्शन का नहीं होता है। अगर प्री देखो दो शब्दों से मिलकर बना है। प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब स्थिति। तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आने वाले शब्द को हम प्रेपोजिशन बोलते हैं। कहीं ना कहीं डेफिनेशन मुझे भी अधूरी लगती है। काफी समय तक मैं भी ये डेफिनेशन को रटते आया था कि प्रेपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। भैया प्रेपोजिशन वह शब्द होता है जो सेंटेंस के ऊपर सेंटेंस के लास्ट में जा सकता है। टू हुम वर यू टॉकिंग, टू प्रेपोजिशन है, हुम ऑब्जेक्टिव केस में आया, हुम अभी सेंटेंस की शुरुआत में आ गई। आई है नाउन या प्रोनाउन से पहले, आई है नाउन या प्रोनाउन से पहले। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रेपोजिशन सेंटेंस के लास्ट में भी चली जाती है, सेंटेंस की शुरुआत में भी आ जाती है। ठीक है ना। तो मतलब डेफिनेशन बिल्कुल सही है उसका, बिल्कुल करेक्ट है कि प्रेपोजिशन वो शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं। अब वो नाउन या प्रोनाउन वाले कहीं भी उठ के आए उससे हमें क्या मतलब। ठीक है, तो प्रेपोजिशन दोस्तों वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। तो जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है प्री प्लस पोजीशन, तो प्रेपोजिशन वह शब्द होता है दोस्तों जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आके उसकी पोजीशन को मार्क करता है। राइट, देखते हैं कुछ सेंटेंसेस से कैसे। अगर मैं ये लिखता हूँ ये नाउन या प्रोनाउन से पहले तो आता है, सेंटेंस की शुरुआत में भी आ सकता है, पीछे भी आ सकता है, कहीं भी मार्क हो सकता है, डिपेंड करता है सेंटेंस पे। कि प्रीपोजिशन सिर्फ सब्जेक्ट के बाद ही नहीं आती नाउन प्रोनाउन, तो सेंटेंस की शुरुआत में भी आ सकती है, लास्ट में भी आ सकती है। अब देखो हिंदी में हम इंग्लिश में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रेपोजिशन वो शब्द होता है नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। जैसे ऑन द टेबल, ऑन द टेबल टेबल पर, ऑन द चेयर चेयर पर, ठीक है ना, इन द रूम रूम में। ठीक है, ये नाउन है, उससे पहले आके पोजीशन मार्क कर रही नाउन की, कहाँ पर है वो या वो पर्टिकुलर चीज ऑन द टेबल। जैसे पेन इज ऑन द टेबल, ग्लास इज ऑन द चेयर, यू आर इन द रूम। भाई ग्लास, पेन और यू इन सबकी पोजीशन मार्क कर रही है प्रेपोजिशन की, वो कहाँ पर है, टेबल पर है, चेयर पर है, रूम पर है। तो ऑन मस्ट बी व्हाट, प्रेपोजिशन। इंग्लिश में प्री प्लस पोजीशन होता है, लेकिन हिंदी में क्या होता है, हिंदी में होता है दोस्तों पोस्ट पोजीशन। ये थोड़ा आप चाहो तो इसको मार्क कर सकते हो, समझ आएंगे प्रेपोजिशन क्या करता है। थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा चीज बता दूं, हिंदी में होता है और इंग्लिश में होता है प्री पोजीशन, याद रखना। और इंग्लिश में होता है पोस्ट, सॉरी हिंदी में होता है पोस्ट पोजीशन, इंग्लिश में होता है प्री पोजीशन। इंग्लिश में क्या होगा, प्री पोजीशन, और हिंदी में क्या हो जाएगा, पोस्ट पोजीशन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हिंदी में प्रीपोजिशन नाउन के बाद में आती है। हाँ जी, हिंदी में प्रीपोजिशन नाउन के बाद में आती है। मैंने बोला टेबल पर, हिंदी टेबल पर, क्या लिखा, टेबल पर, ये नाउन के बाद में ऑन आ गए। लेकिन इंग्लिश में क्या होती है, नाउन से पहले आती है, ऑन द टेबल, क्या बोलते हैं, ऑन द टेबल, इसलिए उसको पोस्ट पोजीशन बोलते हैं कि नाउन या प्रोनाउन के बाद में आने वाले शब्द को पोस्ट पोजीशन हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है ना। तो प्रीपोजिशन समझ में आएगा क्या करता है, सेंटेंस में आगे किसी नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है दोस्तों। रिलेटिंग वर्ड इज कॉल्ड व्हाट, प्रीपोजिशन। ठीक है ना। प्रीपोजिशन बहुत सारे हैं, पढ़ेंगे जब आपको डिटेल में बताऊंगा कौन सा शब्द क्या रोल निभाता है। अब समझ लेते हैं कंजंक्शन का काम क्या होता है। अगला आपका बड़ा है दोस्तों कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है, कंजंक्शन जोड़ने का काम करेगा। क्या करेगा दोस्तों, कंजंक्शन जोड़ने का काम करेगा। कंजंक्शन का काम होता है जोड़ना। ये क्या करेगा, दो शब्दों को भी जोड़ देगा। ये क्या करेगा, दो क्लॉज को भी जोड़ देगा। क्लॉज मतलब जहां पर आपको सब्जेक्ट और वर्ब दिख जाए वो आपका क्लॉज है।
आई वेंट क्लोज हो गया, शी केम क्लोज हो गया। मतलब क्लोज उसी को बोलते हैं जिसका एक सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, एक सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, वो आपका क्लोज है। आई वेंट में गया, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आपका बन गया क्लोज। अब वो डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है उसको कोई मतलब नहीं हमें, सिर्फ मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि क्लोज क्या होता है। ठीक है, चलिए मैंने बोला कंजंक्शन का जो शब्द होता है जो शब्दों को जोड़, कंजंक्शन वाला शब्द होता है जो दो वर्ड्स को जोड़ता है, तो क्लॉज को जोड़ता है, दो फ्रेजेस को भी जोड़ देता है कभी कभार, और जोड़ता है लगभग 2 फ्रेजेस को भी जोड़ता है, और ये भैया 2 लॉन्ग सेंटेंसेस को भी जोड़ देता है, राइट। ये जोड़ने का काम करता है सेंटेंसेस को, इतना काम करता है कंजंक्शन, 2 शब्दों को जोड़ देता है। शब्द जैसे मैं बोला राम एंड श्याम, ठीक है ना, राम एंड श्याम, 2 क्लोज, आई वेंट एंड आई एट फूड, आई एट फूड, मैं गया और मैंने खाना खाया। अब यहाँ पर जो देख रहे हो आप शब्द एंड, वो क्या है दोस्तों, आपका कंजंक्शन है, जो 2 सेंटेंस को जोड़ा है। 2 फ्रेजेस को जोड़ सकता है, इन द मॉर्निंग एंड इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग एंड इन द आफ्टरनून, यहाँ पर फ्रेजेस के रूप में चला गया। 2 सेंटेंस को कैसे जोड़ेगा, जैसे मैं बोला आई कैन कम, मैं आ सकता हूं, डैश आई कैन नॉट हेल्प यू, ठीक है ना। यहां पे लिख देता सेंटेंस को। तो कंजंक्शन का काम क्या होता है दोस्तों, 2 शब्दों को जोड़ना। कैसे, मैंने लिखा यहां पर राम एंड श्याम, तो यहाँ पर 2 शब्दों को जोड़ लिया, एक राम और श्याम। 2 सेंटेंस को कैसे जोड़ेगा, आई कैन नॉट कम, मैं नहीं आ सकता। अब आपने एक शब्द लगाना है, आई एम एल सी, जो बोलो। अब यहाँ पर आपने शब्द जोड़ दिया बिकॉज, क्या जोड़ दिया, बिकॉज। अब यहाँ पर बिकॉज क्या कर रहा है दोस्तों, 2 सेंटेंस को मतलब 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो याद रखना कंजंक्शन को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कई कई शब्द कंजंक्शन भी होते हैं, प्रीपोजिशन भी होती है, कई तरीके से रोल निभाते हैं। तो याद रखना कंजंक्शन, याद रखना जहां पर कंजंक्शन लगा रहे उसके बाद में अगर सेंटेंस शुरू हो और उसका शुरुआत होगी सब्जेक्टिव केस से। कहां से होगी, सब्जेक्टिव। कंजंक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस लिखे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखे जाते। अगर किसी सेंटेंस में अगर कोई कंजंक्शन है और आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, तो याद रखना उस कंजंक्शन के बाद एक सेंटेंस और लिखा होगा, एक नाउन लिखा होगा, एक शब्द लिखा होगा, एक फ्रेज लिखी होगी, तो ऐसा आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। कंजंक्शन हमेशा अपने पास सब्जेक्टिव केस लेते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। अब कंजंक्शन हमारे बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, जैसे बट हो गया, देयरफॉर हो गया, अदरवाइज हो गया, राइट, इधर नीदर, ये भी कंजंक्शन का काम कर लेते हैं, इधर और नीदर नॉर, ऑल्दो येट, देयर आर सो मेनी कंजंक्शन, राइट। तो फिलहाल तो मैंने आपको बताया कंजंक्शन का काम क्या होता है, ठीक है ना, जोड़ने का काम होता है। अब जोड़ने का काम मैंने कैसा बोला, या आप इसको ऐसा समझ लो कि यहाँ पर कौन का मतलब होता है टुगेदर, क्या होता है दोस्तों, टुगेदर, और जंक्शन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो ऐसा शब्द जो सेंटेंस को जोड़े, तो नाउन प्रोनाउन, सॉरी, दो नाउन को जोड़े, तो प्रोनाउन को जोड़े, दो क्लॉजेस को जोड़े, दो फ्रेजेस को जोड़े, दैट मस्ट बी व्हाट, कंजंक्शन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कंजंक्शन क्या होता है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग, लास्ट आपका बच्चा बड़ा मजेदार है, इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन समझ लेते हैं, इंटरजेक्शन क्या होता है। इंटरजेक्शन तो जनरली आप नरेशन में पाओगे एग्जाम में, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ज्यादातर ये आपको नरेशन में थोड़े परेशान कर सकते हैं, बाकी तो जनरली कहीं पूछे नहीं जाते। इंटरजेक्शन दोस्तों, इंटरजेक्शन नाम से पता चलता है कोई भाव। आप जब आपकी लाइफ में किसी चीज को देखते हो, सुनते हो, समझते हो, और उसके बाद में जो आपके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं आफ्टर एक्चुअली सीइंग दैट पर्टिकुलर थिंग, उस चीज को देखने के बाद जो भाव आपके मन में आते हैं वो सारे शब्द होते हैं इंटरजेक्शन। मान लो मैं मैच देख रहा हूँ और 19वां ओवर चल रहा है और लास्ट बॉल है, सिर्फ 6 रन की जरूरत है, सूर्या जी हमारे हैं स्ट्राइक पे, ठीक है ना, बॉल आई, सूर्या जी ने छक्का मार दिया, ओ वी वॉन द मैच, हुर्रे वी वॉन द मैच। तो ये तमाम प्रकार के देखो ओ शब्द नेगेटिव सेंस में चला जाता है, लेकिन हुर्रे वी वॉन द मैच, जब खुशी की बात हो तो हम लोग हुर्रे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्या शब्द को यूज करते हैं, हुर्रे, है ना, हुर्रे। और ये यहाँ पर इसको समझने के लिए एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ये हुर्रे वी वॉन द मैच, राइट।
तो ऐसा शब्द जो आपके अलग अलग प्रकार के जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उनको शो करें, दैट मस्ट बी व्हाट, इंटरजेक्शन। ठीक है ना। मान लो आप आपके कोई काम बिगड़ जाता है, आप जा रहे हो, अचानक आपको मान लो आप चाबी घर पे भूल आए, जो इंपॉर्टेंट थी, आपको दुकान खोलना था और आप भूल गए, आई जस्ट व्हाट, आज जस्ट फॉरगॉट माय की। तो ओ जब कोई गलती हो जाती है या फिर एक प्रकार से दुख हो जाता है या कोई काम बिगड़ जाता है तो हम लोग ओ का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलएस, एलएस और ओ जनरली दोनों एक ही कैटेगरी में चले जाते हैं। एलएस का मतलब भी होता है जब कोई दुख हो जाता है, ओ माय कैट हैज डाइड, मेरी बिल्ली मर गई, ओ वी लॉस्ट द मैच, ओ इंडिया, एलएस इंडिया लॉस्ट द मैच, ओनली एलएस इंडिया लॉस्ट द मैच। क्या बोलोगे? एलएस इंडिया लॉस्ट द मैच। तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पर देखो, याद रखना ये एक्सक्लेमेशन मार्क है और उसके बाद में कोई भी सेंटेंस लिखा रहेगा उसके बाद ये आपका भाव है। और आपका भाव क्या है कि भैया इंडिया हार गई, हुर्रे, वी वॉन द मैच। और ऐसा ब्रेवो भी सुना होगा आपने, ब्रेवो बहुत सारे होते हैं आपके एक्सक्लेमेशन। ब्रेवो, ब्रेवो जब कोई ने अच्छा काम किया हो उसको शाबाशी देना तो हम लोग ब्रेवो को यूज करते हैं। ठीक है ना। ब्रेवो, यू डिड वेल, अरे शाबाश तुमने बहुत बढ़िया किया, वेल डन, यू डिड वेल, शाबाश तुमने बहुत बढ़िया किया, राइट। इसके अलावा भी आप बहुत सारे एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे आपका हो गया पीयू हो गया, ईयू हो गया, कोई गंदी चीज आप देख लेते हो तो आपके जो एक्सप्रेशन होते हैं, ईयू व्हाट इज दिस, राइट, इस तरीके से आप बोलते हो, राइट। यापी, याहू, बहुत सारे आपके ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जो इंटरजेक्शन में आते हैं और जो आपके अलग अलग भाव को शो करते हैं, राइट दोस्तों। तो इसको याद रखने का तरीका, ये जब भी आएगा तो ये अपने बाद में क्या लेगा दोस्तों, एक्सक्लेमेशन मार्क लेगा, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं, राइट। और इससे आप पता चल जाओगे ये क्या है आपका एक्सक्लेमेशन, ये इंटरजेक्शन है आपका, क्या है दोस्तों, ये आपका इंटरजेक्शन है। तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, जब हम लोग पर्टिकुलर चैप्टर पे आएंगे तो हमारे वो जो 40, 50, 60 जितने भी आपके इंटरजेक्शन होते हैं सब पे चर्चा करेंगे, क्योंकि जनरली हम यूज नहीं करते, क्योंकि दिस इज नॉट एक्चुअली अवर लैंग्वेज एंड वी आर नॉट एक्चुअली नेटिव स्पीकर। हम इस लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर नहीं है, जब हमारी हैबिट में नहीं है तो हम इसको कैसे बोलते हैं, इम्पॉसिबल है। उसको आदत में लाना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा, फिर भी आप बोलना स्टार्ट कर सकते हो, फिर आप बोलना स्टार्ट कर सकते हो सारे एक्सप्रेशन को। हिंदी में तो हम बोल देते बिना ओ डिजीज, ओ अपने आप निकल जाता, ये क्या है, ये सारे के सारे इंटरजेक्शन ये आपके भाव को शो करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया हो दोस्तों इंटरजेक्शन का काम क्या होता है सेंटेंस में। आपके मन में अगर कई प्रकार के विचार उठे किसी चीज को देखने के बाद, समझने के बाद, वो सारे एक्सप्रेशन आपके क्या होते हैं दोस्तों, इंटरजेक्शन होते हैं, राइट। आई होप कि आपने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ लिया हो और उनके रोल मॉडल के आधार पर कि वो सेंटेंस में एक्चुअली करते क्या है, राइट। नाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, राइट। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ सकता है, राइट। प्रोनाउन भी होता है, क्या करता है, नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। नाउन की आइडेंटिटी पता होती है, उसकी जगह हम लोग नाउन नहीं यूज करते, प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो प्रोनाउन भी वह शब्द होता है जो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है, राइट। नाउन में बहुत सारे नाउन हो सकते हैं, कोई वर्ब में आईएनजी फॉर्म भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रोल निभाता है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग आपका नाउन होता है जो जनरली उसमें आईएनजी जोड़ के उसको एज अ नाउन के रूप में बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि नाउन हमारे पास बहुत सारे हैं तो आईएनजी लगा के नाउन बनाने की जरूरत क्या पड़ी, ये हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों जीरन एंड पार्टिसिपल के चैप्टर में, राइट। एडजेक्टिव मस्ट क्या करते हैं काम, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, क्वालिफाई। ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ बैड बॉय, शी इज अ स्मार्ट गर्ल। यहाँ पर है गुड, बैड, स्मार्ट और आर व्हाट एडजेक्टिव, जो नाउन या प्रोनाउन को क्या कर रहे हैं दोस्तों, क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ब क्या करती है, वर्ब का काम सिर्फ एक्शन दिखाना नहीं होता दोस्तों, वर्ब का काम स्टेट दिखाना भी होता है, पोजीशन दिखाना भी होता है। तो आगे से रिटन एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड व्हाट, वर्ब। वर्ब का काम होता है स्टेट दिखाना और पोजीशन दिखाना, ठीक है ना। एडवर्ब का काम क्या होता है, वर्ब, एडजेक्टिव और खुद को मॉडिफाई करना होता है। इसके अलावा भी एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, नाउन, प्रोनाउन को भी मॉडिफाई कर लेता है, राइट। और पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर देता है एडवर्ब, ठीक है। उसके बाद में प्रीपोजिशन की बात करें तो प्रीपोजिशन इज अ रिलेटिंग वर्ड, जो नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है, जोड़ता नहीं है। अगर मैं बोलता हूं द मोबाइल इज ऑन द टेबल, तो मोबाइल की मैं पोजीशन मार्क कर रहा हूं कि मोबाइल कहां पर है, टेबल पर है, तो रिलेट कर रहा है या उसकी पोजीशन बताने वाले शब्द को हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। रिलेट करेगा, यू आर ब्रदर ऑफ राम। अब रिलेशन बता रहा है, रिलेट कर रहा है कि यू किसका भाई है उसका, तो उसको क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, रिलेट कर रहा है, मतलब जोड़ नहीं रहा हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर माय वर्ड, लिंक नहीं कर रहा है, रिलेट कर रहा है, उसका संबंध बता रहा है।
कंजंक्शन क्या होता है दोस्तों? जोड़ने का काम करता है। प्रीपोजिशन रिलेट करता है, कंजंक्शन जोड़ता है। राम एंड श्याम, मोहन एंड गणेश, यू एंड आई विल गो देयर। तो दो नाउन, दो प्रोनाउन, दो सेंटेंसेस, दो क्लॉजेस, दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम किसका होता है? कंजंक्शन का होता है। इंटरजेक्शन भाव शो करता है, आपके मन में अलग अलग प्रकार का जो भाव उत्पन्न होता है किसी चीज को देख के, सुन के, बोल के, तो वो सारे के सारे आपके एक्सप्रेशन चले जाते हैं इंटरजेक्शन में। आई होप कि आपको ये पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से समझ में आ गए होंगे सेंटेंस में क्या रोल निभाते हैं। मेरा उद्देश्य यही था कि पहले आप समझो तो सही कि सेंटेंस में रोल क्या निभाते हैं, फिर हम लोग डिटेल 1 बाय 1 सारे चैप्टर को पढ़ेंगे। अगर आपको जानकारी फ्रूटफुल लगी, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय पे मिल जाए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।